नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा का विरोध मार्च। टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप। भाजपा सांसद ने स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में आया अभूतपूर्व बदलाव। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश डेयरी के बीच समझौते को बताया किसानों की समृद्धि की दिशा में अहम कदम। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बिगड़े बोल पर भाजपा आक्रामक। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता ने पटना कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस का भीषण हमला। शहर के मेयर की बाल बाल बची जान। हमले में कम से कम 32 लोगों के मारे जाने की खबर। फिर जीत की राह पर लौटी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से दी मात। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा का दौरा करेंगे। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंबेडकर जयंती का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। पीएम हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। दोपहर बाद पीएम यमुनानगर में भी कई परियोजनाओं का उपहार देंगे। सोमवार को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार देने हरियाणा जाएंगे। राज्य की विमानन कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देते हुए पीएम हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। यहां से सीधी उड़ान अयोध्या के लिए उड़ेगी और मात्र 2 घंटे के अंदर हिसार और आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो अयोध्या जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये एयरपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को हिसार से करने जा रहे हैं। पीएम हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। 410 करोड़ की इस परियोजना में अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सर्वसुलभ बनाने की पीएम की प्रतिबद्धता की एक और मिसाल है। हरियाणा की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल करते हुए पीएम यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला भी रखेंगे। 233 एकड़ में फैली ये यूनिट करीब 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इससे पूरे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पीएम यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की भी आधारशिला रखेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत पीएम रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 1070 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 14.4 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री यमुनानगर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर हरियाणा वासियों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब की जयंती के दिन हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर हरियाणा को कई सारी सौगातें देने वाले हैं। दरअसल जब से सत्ता में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में आई है, उसके बाद से विकास काफी तेजी से होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यमुनानगर आना ये दिखलाता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हरियाणा में जो वादे किए थे, अब उन वादों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। हरियाणा में अत्याधुनिक सेवाओं की आपूर्ति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता रही है। विकास के ये नए उपहार राज्य की प्रगति को नई रफ्तार देंगे। नीरज सिंह और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे और इस ऐतिहासिक पल में वे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। गतिशक्ति योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार में पहला एयरपोर्ट शुरू करने जा रहे हैं और इस समय हम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के बाद आप देखें कि पूरे हरियाणा की जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदलेगी, क्योंकि आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, रोजगार के जो साधन है वो डेवलप होंगे। इसके साथ साथ आप देखें हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन वो भी यहाँ पर शुरू होगा और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए करेगी। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ से जो उड़ान है वो प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए हिसार से अयोध्या की जो उड़ान है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ से सीधी उड़ान अयोध्या के लिए उड़ेगी और मात्र 2 घंटे के अंदर हिसार और आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो अयोध्या जा सकते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ये एयरपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को हिसार से करने जा रहे हैं। कैमरामैन कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, हिसार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा का दौरा करेंगे और इसको लेकर हमारे संवाददाता निशांत राय ने हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से खास बातचीत की। देखिए। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हमारे साथ हैं। सर, अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री कल हरियाणा को सौगातें दे रहे हैं, हम यमुनानगर में मौजूद हैं। यमुनानगर को क्या सौगातें मिल रही हैं? प्रधानमंत्री जी ने ये हरियाणा प्रदेश को 2 बड़े तोहफे दिए। एक तो दुनिया से जुड़ जाएगा, एयरपोर्ट से एक देश से दूसरे देश में जाने की सुविधा होती है। मैं समझता हूँ कि बिजली से विकास होता है। डबल इंजन की सरकार इस समय मौजूद है। डबल इंजन की सरकार से आप कितना फ़ायदा देख रहे हैं पिछले जब से हरियाणा ने गियर बदला है अपना? जब से मोदी जी की सरकार आई बहुत विकास हुआ। आखिरी सवाल, आखिर बाबा साहब की जयंती वाला ही दिन क्यों चुना? नहीं, वो तो सौभाग्य की बात है। आज बैसाखी है, बैसाखी पे सारी फसलों, हम इसको मेघ बोलते हैं देसी भाषा में। आई मेघ गेती पछेती एक, सब फसलें पकने के लिए तैयार हो जाती हैं और इसमें बाबा अम्बेडकर जी की जयंती है 14 तारीख को, और ये सौभाग्य की बात है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, यमुनानगर। और पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधित कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर माहौल तनाव में है। वहीं इस घटना को लेकर भाजपा ने विरोध मार्च निकाला और इस मार्च में पार्टी का प्रदेश शीर्ष नेतृत्व एक साथ नजर आया और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। यह विरोध मार्च कॉलेज स्ट्रीट से रानी रासमनी रोड तक निकाला गया और जिसमें केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता दिलीप घोष शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने प्रदेश की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने मुर्शिदाबाद में मारे गए पिता पुत्र की याद में शहीद दिवस मनाने और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत होने की मांग की। और वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती पर खुशी जताते हुए कहा कि हिंसा करने वाले जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम पर ममता बनर्जी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनका बयान गैर संवैधानिक और देश विरोधी प्रतीत होता है। बहुत अच्छा समाचार, झारखंड से 7 कंपनी कोबरा बटालियन डिप्लॉयड हो गया है थोड़ी देर पहले। ये इसको पीटना चाहिए, इसको पीटना चाहिए। जहां भी वो असेंबल हो रहा है जिहादी, दे आर नॉट द नेशनल फोर्स, दे आर द एंटी नेशनल फोर्स। ये एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हायर जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, as well as the
chief of the constitution, protector of the constitution, governor of West Bengal should take appropriate action against this statement. और वहीं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में हिंसा पर जताते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी भी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत है। और भी ज्यादा संख्या में जब आ जाएगी, अभी शुरू हुआ है, अभी सीआरपीएफ भी घुसी है, झारखंड से लाया गया है, अभी असली ट्रीटमेंट शुरू होगा। ट्रीटमेंट शुरू होने से सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी भी स्थिति सही नहीं है, स्थिति पूरी तरीके से पीसफुल नहीं हुआ है, और भी समय चाहिए और भी सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नॉन कोऑपरेशन फेस करना पड़ रहा है सेंट्रल फोर्सेस को और जनता को भी। आप देखे हैं कि कैसे पानी में जहर मिला देने की बात जनता ने कही, हमने नहीं कही, जनता कह रही है कि पानी में जहर मिला दिया गया। इस तरीके का काम अगर होता है तो कौन रह पाएगा, कौन जी पाएगा। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल बेहद तनावपूर्ण है और इसको लेकर पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने राज्य के 4 जिलों को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया है और उन्होंने अपनी मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। उनकी मांग है कि हिंदुओं पर सांप्रदायिक हमलों को देखते हुए 4 जिलों को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वक़्फ़ अमेंडमेंट जो एक्ट था उसको आधार करके, उसको हथियार करके, जिस हिसाब से बंगाल में जम्मू कश्मीर टाइप का सिचुएशन, जैसे 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहाँ से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था, ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए।
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू न करने के फैसले पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को भड़काने का काम करती हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को राज्य से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत बीएसएफ को एफआईआर दायर कर दंगाइयों पर कार्रवाई करने का आदेश देना चाहिए। ममता बनर्जी खुद उकसावा देती हैं, मुसलमानों को भड़काती हैं, मुसलमानों का वोट पाने के लिए। आप सीए के समय में भी देखिएगा, यही मुर्शिदाबाद, मालदा, धुलियान, इसी जगहों पर आंदोलन हुआ था और उसमें सैकड़ों करोड़ के संपत्ति, रेलवे की संपत्ति को जलाया गया था। ममता बनर्जी ने उस समय एक भी मुकदमा कायम नहीं कराया था। बंगाल की पुलिस सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी है। केंद्रीय सरकार से आवेदन करूंगा कि 50 किलोमीटर एरिया में ही ये सारा बॉर्डर के ऊपर गंडगोल हो रहा है, बीएसएफ को ऑर्डर दे कि इनके ऊपर मुकदमा कायम करे, तब जाके बंगाल शांत होगा। नहीं तो फिर 1946 के तरफ बंगाल जा रहा है और ममता बनर्जी इसमें सबसे बड़ा कारण है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल स्थित रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर भी हस्ताक्षर हुए। ये करार 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे और दूध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कभी दुनिया दवाइयों के लिए अमेरिका और यूरोप की ओर देखती थी, लेकिन आज वो नजर भारत पर है। जी हाँ, भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को जीवनदायिनी दवाइयां भी भेज रहा है। ये मेक इन इंडिया का असर है, जिसने भारत को फार्मा पावर हाउस बना दिया है। भारतीय दवा उद्योग घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, लागत प्रभावी दवाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है, जो ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और स्वदेशी ब्रांडों के मजबूत नेटवर्क को बढ़ावा दे रहा है। अगर भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग
की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान कुल वार्षिक कारोबार 4,17,345 करोड़ रुपए रहा है। वहीं फार्मा उद्योग में पिछले 5 वर्षों में औसतन 10.08% की वृद्धि हुई है और इसके अलावा भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत दुनिया की 20% से अधिक जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है और इसकी पहुंच 200 से अधिक देशों तक है, जबकि 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 जेनेरिक ब्रांड का निर्माण करता है। साथ ही भारत दुनिया में कम लागत वाले टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। अगर लागत की बात की जाए तो भारत में दवाओं का निर्माण पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है, जिसकी श्रम लागत 50-55% तक कम है। वहीं भारत डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस, BCG और खसरा के टीकों की आपूर्ति में अग्रणी है। भारत यूनिसेफ की आपूर्ति का 60%, WHO की DPT और BCG मांग का 40 से 70% और WHO की खसरा वैक्सीन मांग का 90% प्रदान करता है। भारत वैश्विक चिकित्सा उपकरण उद्योग में भी सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, खासतौर पर वेंटिलेटर, PPE, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल दस्ताने, कोरोनरी स्टेंट, रेडियो इमेजिंग उपकरण, बॉडी इम्प्लांट आदि में भारत कई देशों को निर्यात कर रहा है। 2023 से 24 में जहां भारत ने 3,785 करोड़ का आयात किया तो इसकी तुलना में दुगने से भी अधिक 8,188 करोड़ का निर्यात किया। इसके अलावा फार्मा क्षेत्र में FDI की बात करें तो ये क्षेत्र कुल FDI में करीब 4% की हिस्सेदारी रखता है। बता दें कि 2024 से 25 के दौरान 8,103 करोड़ का FDI प्राप्त हुआ, जो कि 2023 से 24 की तुलना में 2 गुने से कुछ ही कम है। इसके अलावा अगर फार्मा सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं और नीतियों की बात की जाए, PLI योजना उसमें सबसे प्रमुख है। इस योजना की वजह से घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण दवाएं और चिकित्सा उपकरण के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। PLI योजना के तहत फार्मा उद्योग में 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 4,155.80 करोड़ निवेश किया गया। इस योजना की वजह से 4,241 रोजगार उपलब्ध हुए और इस बीच फार्मा उद्योग की सफलता में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का भी बड़ा हाथ है, जिसके तहत लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसकी सफलता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे देश भर में कुल 15,479 जन औषधि केंद्र मौजूद हैं। केरल के कोल्लम में स्थित है भव्य जटायु नेचर पार्क। ये एक इको पार्क है जो राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में है और ये केरल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निर्मित पहली पर्यटन परियोजना है। यहाँ बनी जटायु की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। मान्यता है कि रामायण में आने वाला जटायु रावण युद्ध यहीं हुआ था और जब रावण ने सीता का अपहरण करने की कोशिश की तो उसने जटायु के पंख काट दिए और मान्यता है कि जटायु के पंख इसी पहाड़ी पर गिरे थे। Jatayu, the great giant bird, was fight against Ravan, and Ravana was chopped off one of Jatayu's wings. And after the fight, Jatayu was fallen on this particular rock. That is what we believe. Sita was abducted by Ravan, and then after the fight, Rama came here, this rock, and met Jatayu and gave salvation. This is the basic story of this holy rock. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।